माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज हम लोग हम लोग का चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट CET IIT फिजिक्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक और वीडियो के साथ आए हैं। इसमें बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं और ये एग्जाम में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ और उसको समझाता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। और मैं बता दूं, क्वेश्चन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जब तक अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, अगर वो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन जब तक हमें नहीं आता है तो क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगता है। और मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, कभी भूलेगा नहीं और ये प्रैक्टिस करने से होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हम लोग सीरीज ये चल रहा है, इसमें हम लोग का यह तीसरा वीडियो शायद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है, वेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्ज। कह रहा है दो इक्वल चार्ज हैं जो कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, इज डिक्रीजेज टू हाफ। उनके बीच का डिस्टेंस, दो चार्ज उनके बीच का डिस्टेंस को कम कर दिया गया, हाफ, आधा कर दिया गया, हाफ। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड, परिमाण, इज आल्सो डिक्रीज टू हाफ, वो भी उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हाफ कर दिया गया है। द फोर्स बिटवीन देम, तो उन चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स क्या होगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। हालांकि वैल्यू नहीं इसमें बताना है क्या उसमें चेंजेज आएगा। पहला ऑप्शन भी दिया है कि रिमेन अनचेंज, रिड्यूस हाफ, या डबल हो जाएगा फोर्स, या 4 टाइम्स। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कूलाम का नियम। क्यों? कूलाम का नियम क्या कहता है कि टू चार्ज Q1 और Q2 एक डिस्टेंस R से अगर रखे जाते हैं के बीच फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे चार्ज पे। बट यहाँ फंडामेंटल यही लागू होता है कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ यही बोलता है कि उनके बीच, इन टू चार्ज के बीच फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है उसको देखिए पहले। फोर्स होता है F इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यार, प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 चार्ज के प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये होता है। यही कूलाम का नियम। जब इसको कंबाइन करते हैं तो हमारा कंबाइन रूप से ये होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते, इक्वल टू में चेंज करते, कांस्टेंट के आता है। ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो एक्चुअली में हमारा यही कूलाम्स लॉ होता है। तो इसी लॉ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मिटाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझ गए होंगे मैं क्वेश्चन क्या था, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि जब स्टार्टिंग में फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स क्या होगा, सिंपल वही होगा, ठीक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स होगा। बट स्टार्टिंग फोर्स होगा। लेकिन जब अगर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ, अगर डिस्टेंस को आधा कर दे तो फर्क क्या, फोर्स के पे क्या डिपेंड पड़ेगा, निकालिए। फोर्स F1, डिस्टेंस होगा, चार्ज भी हमको हाफ करना है तो हाफ कर दीजिए, ठीक। दोनों चार्ज को हाफ कर दीजिए, Q1 हाफ मल्टीप्लाई Q2 हाफ अपॉन ये की रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है। और ये डिस्टेंस को भी हमको हाफ करना है। पहले स्टार्टिंग में डिस्टेंस R है, अब उसको हाफ करना है, ठीक। तो डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर। हमारा कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम्स लॉ यही है, F इक्वल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर, ये K। तो इसी पे हम सेट कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो ये हाफ हो गया, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करिए। ऊपर हो जाएगा Q1 Q2, ठीक, आप 2 या 4 ऐसे लिखते हैं, 4, और ये होगा R स्क्वायर और अपॉन 4। तो देख रहे हैं 4 से 4 कट गया, फिर हमको क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन ये R स्क्वायर, ये F1। तो स्टार्टिंग में F1 और F दोनों इक्वल है, या नहीं कह सकते इसको F1 मान लीजिए। ये जब ये डिस्टेंस हाफ हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी हाफ हो रहा है चार्ज का, तो F2 तो लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं F1 बराबर F2 आ जा रहा है। ये स्टार्टिंग का है एक्चुअल में जो कूलाम्स लॉ होता है, और जब ये कंडीशन है कि उनके डिस्टेंस डिक्रीज किया जाए हाफ टाइम, और उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हुआ है हाफ, तब भी फोर्स उतना ही है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, दोनों फोर्स इक्वल आ रहे हैं, यानी कि फोर्स हमारा बदलेगा नहीं। उनके बीच की दूरी अगर चार्ज के बीच की दूरी आधी की जाए और उनका मैग्नीट्यूड भी आधा किया जाए, फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। तो लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्लीन करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं कि मैंने कपड़ा बदल दिया, ज़रा
लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया, अगले दिन बना रहा। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़िए इसको क्या करा है। करा है द नेट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी स्मॉल टू इंश्योर दैट। कहने में कह रहा है कि एक एमीटर का कुल प्रतिरोध छोटा हो ताकि क्या क्या सही होना चाहिए कि एन एमीटर। और ये सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस क्या करें, नेट रेजिस्टेंस और एन एमीटर कि किसी एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस छोटा हो ताकि क्या होगा। तो सबसे पहले एमीटर का बात हुआ, तो एमीटर क्या होता है। एमीटर किसी सर्किट में, किसी भी सर्किट का कह ले या किसी मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा ही, तो एमीटर का काम क्या है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को मेजर किया जाता है। ठीक है, मेजर करना होता है। ठीक, तो अब ये और एक चीज़ और बता दूं कि ये एमीटर हमेशा सीरीज में जोड़े जाते हैं। किसमें, सीरीज में, श्रेणी में जोड़े जाते हैं। ठीक है, करंट मेजर करते हैं तो क्या होना चाहिए, बता दिया कि रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए। तो बात सही है, मैं बताता हूँ अभी कि अगर जैसे सपोज अगर रेजिस्टेंस बड़ा होगा, ठीक, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आई इक्वल टू वी बटे आर या वी इक्वल टू आई, आर को नीचे कर दिया। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर। तो देख रहे हैं यहाँ रेजिस्टेंस जब भी हम बढ़ाएंगे तो जब नीचे की बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक करंट छोटा हो जाएगा, यानी करंट कम हो जाएगा। तो अगर हम किसी सर्किट का, सपोज कोई सर्किट है, उसमें इस सर्किट का हम करंट मेजर करें, अगर उसका रेजिस्टेंस ही बड़ा हो, उस एमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा हो तो करंट छोटा होगा, जो कि हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो और कुल टोटल प्रतिरोध बढ़ भी जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ भी जाएगा अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया जाए, तो ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस छोटा किया जाए, कम किया जाए, एमीटर का रेजिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम किया जाए ताकि किसी भी सर्किट को सही एक्यूरेट करंट मेजर करे। तो एक्यूरेट करंट कैसे मेजर करेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब अगर ये कम रहेगा तो करंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा भी ज़्यादा मतलब एक्यूरेट मेजर हम करंट कर सकते हैं। इस तरह दो ही कंडीशन पॉसिबल है कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दे रहे हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का भी बढ़ जाएगा, जिससे करंट कम हो जाएगा। जिससे करंट कम होगा तो हमारा मेजरमेंट सही नहीं होगा, एक्चुअल जो करंट होगा उसका हम सही माप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, ठीक, ये तो ज़्यादा वाला मैंने बताया, अगर कम हो रहा है तो करंट भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और परिपथ का जो सर्किट का रेजिस्टेंस सेम उतना ही रहेगा जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो सर्किट का जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही उस करंट मेजर करेगा। ठीक है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो ऑप्शन में क्या दिया, पहला दिया है इट डज नॉट गेट ओवर हीटेड, ये अत्यधिक गर्म ना हो। तो ये अत्यधिक गर्म ना हो, तो ये जब रेजिस्टेंस छोटा होगा तो हीट यहाँ होगा ही नहीं। सेकेंड करें इट डज नॉट ड्रा एक्सेसिव करंट, अत्यधिक धारा न खींचे। लाइट चली जाती है, तो सेकेंड ऑप्शन करें इट डज नॉट ड्रा एक्सेसिव करंट, मतलब ये अधिक करंट न खींचे या अधिक धारा न खींचे। तो जैसा कि एमीटर मैंने बताया सीरीज में जोड़ा जाता है और एक करंट मेजर करता है, तो सबसे पहले ये करंट खींचता नहीं है, एमीटर का काम करंट खींचना नहीं है, करंट इसकी इनसाइड फ्लो करता है। जब भी किसी सर्किट में करंट मेजर करते हैं तो सर्किट से होते हुए एमीटर के इनसाइड करंट फ्लो करता है। तो यहाँ कह रहा है कि नॉट ड्रा एक्सेसिव करंट, मतलब करंट न खींचे, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं और ये ओवर हीटेड होगा ही नहीं, क्योंकि जब रेजिस्टेंस स्मॉल है, छोटा है, तो हीट का सवाल ही नहीं पैदा होता। थर्ड ऑप्शन है इट कैन मेजर लार्ज करंट, एमीटर क्या लार्ज करंट के लिए मेजर होता है, नहीं। लार्ज करंट मेजर करने के लिए हम एक पढ़ते हैं शंट, क्या है शंट, पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ लीजिए शंट, डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं। तो शंट से हम लार्ज करंट, जो लार्ज करंट है उसका मेजर करते हैं शंट की हेल्प से, तो ये होगा नहीं। बच रहा लास्ट ऑप्शन, यही आंसर हो। ये क्या कर रहा है, इट डज नॉट एप्रिसिएबली चेंज द करंट टू बी मेजर, यह मापी गई मतलब जो मेजरमेंट करने वाली जो करंट होगी उसमें काफ़ी हद तक क्या अधिक मात्रा में, एप्रिसिएबल काफ़ी हद तक क्या अधिक मात्रा में चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। वही चीज़ है, मैंने कहा ना कि रेजिस्टेंस जब कम होगा तो करंट ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और वो बदलेगा नहीं, तो यही होगा राइट आंसर, यही होगा। बोल रहा है कि नेट रेजिस्टेंस अगर स्मॉल हो तो किसी एमीटर का हो, ताकि क्या हो, ताकि वो ज़्यादा मेजरमेंट बदले नहीं, एक्चुअल मेजरमेंट हो। जैसे कहने मतलब यहाँ में एक ये थियोरेटिकल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अगर ये ओम्स लॉ है, तो अगर ये विदाउट सर्किट का किसी अगर हम मेजर करेंगे तो कुछ आएगा, सपोज वोल्टेज कुछ होगा, 10 वोल्टेज मान लीजिए, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस मान लीजिए 5, तो कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा ना।
अगर यहीं अगर भी ठीक और आर प्लस आर ए कर लें, कुछ एमीटर का रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज उतना ही रहेगा। एमीटर का सपोज कीजिए 5 और ये एमीटर का 0.1 ठीक। तो 0.1 करेंगे तो कम करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रॉक्स कितना होगा, ज़्यादा 0.1 करेंगे तो बहुत मतलब, लेकिन अगर इसी 0.1 को अगर हम 2 कर लें, 1 कर लें, बढ़ा दें, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो 5 to 7 हो जाएगा। तो 10/7 ये बहुत ज़्यादा अंतर दे देगा। 7 में डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना होगा, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेंट काफ़ी चेंजेस करेगा। इसलिए अब क्लियर हो गया होगा। इसलिए जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस, वो कम से कम रखा जाता है ताकि वो एक्यूरेट करंट सर्किट का मेजर कर सके। तो इसका 4 नंबर आंसर होगा। ये ज़्यादा मेजरमेंट की गई करंट को ज़्यादा चेंज ना करे। ठीक है, काफ़ी हद तक मतलब अधिक मात्रा में काफ़ी हद तक चेंज ना करे, नॉट लिखा है। ठीक है ना, तेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो हम लोग का न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिख रहा है बोर्ड क्वालिटी मैंने राइट कर दिया है। यंग मॉडुलस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है कि यंग मॉडुलस, फिजिक्स में एक टर्म आता है यंग मॉडुलस। जब हम मैटर वाला स्टडी, जब फिजिक्स हमारा कई सेक्शन में जो बटा है, उसमें जब हम मैटर, जनरली मैटर का स्टडी करते हैं तो उसमें एक आता है यंग मॉडुलस। ये कोफिशिएंट है और ये कहाँ से आता है, तो ही कह रहे हैं कि यंग मॉडुलस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये मटेरियल है, किसके लिए यंग मॉडुलस कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी दिया है एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, वुड, ग्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे यंग मॉडुलस होता क्या है। जैसे बुक में यंग मॉडुलस जनरली दिया होता है, इसे वाई से डिनोट करते हैं। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, ये फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस क्या होता है, और स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जनरली हम किसी मटेरियल को जब एक्सपैंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को स्ट्रेस कहते हैं। जैसे उसका स्ट्रेस क्या होता है, अब यहाँ अगर कहा जाए स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। समझ रहे हैं, तो क्या होगा स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन ये एरिया है। तो जैसे किसी अगर कोई मटेरियल है उसको हम एक्सपेंड करें, खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, तो ये स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और जो स्ट्रेन है हमारा, ये बताता है कि जो कितना अगर उसमें एक्सपैंड हुआ तो कितना वो एक्सपैंड किया और कितना वो कंप्रेस हुआ। एक्सपैंड तो चेंज बताता है जनरली, चेंज। तो एक्सपैंड स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज। अगर कोई मटेरियल है चाहे कोई वायर है, जो भी सॉलिड मटेरियल है, उसको खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में कुछ चेंज होगा, और वो ये चेंज है और वो ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन हमारा होता है चेंज इनटू लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन हो गया, और स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। तो देख रहे हैं ये हम कोई भी मटेरियल का जब ये यंग मॉडुलस निकालते हैं तो मटेरियल होना क्या चाहिए, वो जनरली मटेरियल होना चाहिए सॉलिड। ठीक है, सॉलिड मटेरियल का हम यंग मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं और फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड कर पाते हैं। क्योंकि सॉलिड मटेरियल जो होता है उसी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे लिक्विड को हम एक्सपेंड, लिक्विड हमारा फाइनाइट शेप नहीं है, क्यों, वॉल्यूम इसका शेप है, लेकिन इसका शेप जो है इनफाइनाइट है, लेकिन ये इसको हम एक्सपैंड या कंप्रेस कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि यंग मॉडुलस किसके लिए कैलकुलेट हो सकता है, किस मटेरियल के लिए। तो ऑप्शन नंबर दिया है किसके लिए नहीं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ध्यान देखिए, किसके लिए नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, इसके लिए कैलकुलेट हो सकता है। क्यों, उसके लिए हम चेंज निकाल सकते हैं, स्ट्रेन निकाल सकते हैं कि अगर उसको हम एल्यूमिनियम के वायर को अगर एक्सपेंड करें तो कितना चेंज हो रहा है और ओरिजिनल उसका लेंथ होगा। उसी तरह कितना किस फोर्स हम कर रहे हैं और उसका ये एरिया होगा। एरिया मीन्स उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, उसी तरह दिया है ग्लास, अब ग्लास भी हो सकता है। ठीक, उसको भी हम एक्सपैंड और कंप्रेस कर सकते हैं। लकड़ी, वो भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड है, ग्लास भी सॉलिड है, वुड लकड़ी भी सॉलिड है। तो उसको भी मतलब यंग मॉडुलस कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब सॉलिड मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस कैलकुलेट। लेकिन यहाँ दिया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी हमारा एक मेटल है। ठीक है, लेकिन वो जनरली किस स्टेट में पाया जाता है, जनरली मर्क्यूरी पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एक ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मर्क्यूरी। तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट। तो मैं मिटाने से पहले एक और चीज़ बता दूं, कहने का मतलब लिक्विड जो है इसका लेंथ फिक्स नहीं है। क्यों, लिक्विड का लेंथ फिक्स नहीं है, इसीलिए यंग मॉडुलस नहीं कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन लिक्विड के लिए एक उसके लिए भी कोफिशिएंट होता है, उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं, जनरली के से दिखाते हैं, अदर बुक में अदर नोटेशन होगा, तो उसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस, ठीक है, और सॉलिड के लिए यंग मॉडुलस। तो ये डिफरेंट होता है मेनली। तो ये यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होगा, अगर रखेंगे हम तो होगा स्ट्रेस की जगह लिखेंगे एफ अपॉन ए और नीचे लिखेंगे डेल्टा यल
मतलब चेंज लेंथ में चेंज और ओरिजिनल लेंथ, या इसी को लिख सकते हैं ऑफ एरिया नीचे, ये यल ऊपर, और ये चेंज इनटू डेल्टा एल। ठीक है, तो ये ओरिजिनल फार्मूला हुआ। मैंने एक्सपैंड करके इसको बताया, नहीं तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन यहाँ पूरा डिस्क्राइब कर एक्सप्लेन किया, तो ये इसका रहा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोर्ड में ऑलरेडी लिख दिया है, पढ़ते हैं इसको और इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ एनी फ्लूइड। मतलब दो देखिए, 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट, किसके लिए, रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है फ्लूइड में, रेनॉल्ड्स नंबर जनरली फ्लूइड में होता है। जब भी हम फिजिक्स का फ्लूइड वाला ब्रांच पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है रेनॉल्ड्स नंबर। ये होता क्या है उसको हम बता रहे हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर जनरली उसको इसे डिनोट करते हैं, और ये किसकी इक्वल होता है, रो, और ये वी, और ये डी, और ये सबका मीनिंग मैं बताता हूँ। ये जहाँ ये रो क्या बताता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्योंकि हम फ्लूइड जब पढ़ते हैं, फ्लूइड ऑफ मोशन, मतलब फ्लूइड किस में होता है, जनरली लिक्विड स्टेट वाले मटेरियल का ये फ्लूइड हम पढ़ते हैं, उनका मोशन। तो ये हमारा ये जो रो है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। वी क्या है, वी कह सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ लिक्विड। ठीक, एवरेज स्पीड ऑफ लिक्विड। ठीक है, और डी क्या है, डी हमारा जैसे अगर सपोज लाइक अगर ये इस शेप से, अगर ये शेप है, इसके थ्रू अगर ये वाटर या लिक्विड कोई भी फ्लो कर रहा है, तो ये जो डायमीटर है, ये इसी को बोलते हैं, ये जो हमारा डायमीटर है इसी को डी बोलते हैं, ये डायमीटर ऑफ पाइप भी बोल सकते हैं। और जो ये है ईटा, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो ये जो ये रेनॉल्ड्स नंबर ये बताता क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर जनरली बताता है कि जो कोई भी लिक्विड मोशन है उसका मोशन किस टाइप का है। ठीक है, मोशन का ये टाइप बताते हैं। और ये मोशन जनरली 2 टाइप होती है, एक होता है स्टडी मोशन, एक होता है टर्बुलेंट। ठीक है, 2 टाइप के मोशन होते हैं हमारे फ्लूइड में, एक स्टडी मोशन, एक टर्बुलेंट। स्टडी मोशन किसे कहते हैं, जैसे कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के अगर ये पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी इधर स्टडी मोशन में मूव कर रहे हैं, इधर से पास किया, इधर से आ गया, इसको बोलेंगे स्टडी मोशन फ्लूइड का। और टर्बुलेंट मोशन क्या होता है, टर्बुलेंट मोशन ये होता है जैसे ऐसे हुआ, ठीक है, जिगजैग मोशन कर सकते हैं, ये टर्बुलेंट मोशन है। तो इसमें देख रहे हैं, अगर स्टडी मोशन होता है तो ईजिली हमारा ये रेनॉल्ड्स नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर पे एक्चुअली कांस्टेंट है, लेकिन डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, और इस पे। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, कर इसमें से नॉट करेक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए कौन सा सही नहीं है उसके लिए हमको बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये तो ठीक है, देख भी रहे हैं। अगर इसको ऐसे किया जाए, ठीक, तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो करेक्ट है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड के फ्लूइड के, ये जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली, ये तो करेक्ट है। लेकिन हमें पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा नहीं है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए। धीरे सेकंड दिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड मतलब यानी कोफिशिएंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, लेकिन जबकि ये तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारा यही राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड देख लीजिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, तो ये भी सही है, क्योंकि देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, मतलब कोई भी फ्लूइड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फार्मूला हमारा यही है ना, फार्मूला हमारा यही है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला यही होता है, आर। तो देख रहे हैं ये हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एवरेज स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायमीटर भी है। और 4 नंबर क्या दिया है, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे कहा जाए, अगर ये हम पढ़ते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट और इस मीडियम में, यानी दोनों की स्पीड है, दोनों का यूनिट सेम है, तो ये रेशियो क्या होगा, जो ये वैल्यू मिलेगी ये डायमेंशनलेस होगा, मतलब इसका कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होगा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी सही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, ये भी सही है, क्योंकि
स्पीड ऑफ फ्लूइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा? रेनॉल्ड्स नंबर। जबकि कह रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब देख रहे हैं विस्कोसिटी यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें लिखा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही हमको कह रहा है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो सेकंड नंबर आंसर राइट होगा। ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो टर्बुलेंट मोशन है, ठीक है, ये जो टर्बुलेंट मोशन है मतलब इसमें देख रहे हैं ऐसे मोशन है, यानी कहा जा सकता है कि जो पाइप का लाइफ टाइम कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका मोशन कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। क्या? ये अगर ये सपोज ये पाइप है तो हो सकता है टर्बुलेंट मोशन है, तो ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे कर मोशन इसका है जिगजैग मोशन, तो पाइप का लाइफ टाइम कम हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि पाइप फट भी सकता है। लेकिन अगर वहीं स्टडी मोशन में देखा जाए, स्टडी मोशन में क्या होगा? पाइप का लाइफ टाइम भी अच्छा रहेगा और कोई इफेक्ट बगैर ईजिली फ्लो होगा, फ्लूइड जो भी होगा, लिक्विड फ्लूइड या तो ये ईजिली फ्लूइड होगा। और रेनॉल्ड्स नंबर होता है जो ये डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट फ्लूइड के लिए डिफरेंट वैल्यू आता है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो ये आर होता है रेनॉल्ड्स नंबर, जब इसकी वैल्यू 1000 मानी 1000 से कम होती है, इसको बोलते हैं स्टडी फ्लूइड। और जब जब इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 1000 से यानी कह सकते हैं 2000 से जब ग्रेटर हो, मतलब इससे जब बड़ी होगी, दो एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये जो होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, मैंने कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू केवल आती है, उसका यूनिट नहीं होता है। डायमेंशनलेस का मतलब यही हुआ। ठीक है ना? तो अगर जो भी इसका वैल्यू अगर इससे बड़ा आएगा तो इसका मोशन होगा टर्बुलेंट मोशन। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि जब भी इसकी वैल्यू 2000 से अधिक होगी, आर की वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की, तो उसका फ्लूइड का मोशन टर्बुलेंट होगा। लेकिन जो जिसकी कांस्टेंट 1000 से कम होगा, 1000 से लेस होगा, तो स्टडी उसका फ्लूइड क्या होगा? स्टडी फ्लूइड होगा या स्टडी मोशन कहेंगे उसको। और एक चीज़ मिटाने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसका डिस्कवर किसने किया? सर जॉर्ज स्टोक ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। स्टोक्स जानते हैं, स्टोक्स लॉ भी पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो स्टोक्स ने सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर को डिस्क्राइब किया था। ठीक है। उनका पूरा नाम है सर जॉर्ज स्टोक्स। तो ये अगर सिंपल मोशन है तो स्टडी मोशन यानी मोस्ट प्रोबेबल है। ये रहा इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। बहुत इजी है। ठीक है। मैंने एक्सप्लेन पूरा अच्छे से कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्या है? म्यू रूट में है म्यू अपन एप्सिलॉन हैज़ द डायमेंशंस ऑफ, मतलब इसको जब ये क्वांटिटी है इनका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है। और ये ऑप्शन दिया है, मैंने उसके इक्वल कौन सा इनमें जिसका डायमेंशन होगा इसके इक्वल होगा। तो देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है। लेकिन एक कहावत है ना कि एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो वहाँ कभी कभी होता है कि क्वेश्चन खूब लंबा दे देता है या बड़ा दे देता है उसका, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा आता है। लेकिन ये जस्ट उसका अपोजिट है। दिया तो है बहुत छोटा, लेकिन देखिए इसके पीछे कितना लंबा सॉल्यूशन इसका है। और बहुत से डाउट क्लियर यहाँ हो जाएंगे और बहुत से फैक्ट्स मैं बताऊँगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो सबसे पहले जो भी टर्म दिया है उसका मीनिंग समझेंगे। यहाँ म्यू क्या है, उसको क्या बोलते हैं, और एप्सिलॉन क्या उसको बोलते हैं। इसको म्यू को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। मतलब अगर दो चीज़ होता है, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अगर ये नॉट है तो, और उसी तरह अगर एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जनरली ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसमें फार्मूला में आता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है। तो ये होता है। और जब अगर ये नॉट हटा दें तो सिंपली हो जाएगा, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एनी स्पेस। ठीक है। इसको बोलेंगे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये मीनिंग हुआ। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊं, कह रहा है डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है? जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं वेलोसिटी, क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक एक्चुअली में एक लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस, किसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो लेंथ ही है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और ये टाइम है तो सेकेंड में। तो ये तो यूनिट है इसका। अगर कहा जाए वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायमेंशन क्या होता है? कहीं ना कहीं यूनिट से हमें डायमेंशन फाइंड करते हैं। एक पार्टिकुलर एक टर्म होता है, उससे हम डिनोट करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे आप लोग कि 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें लेंथ, तो लेंथ को जनरली किससे दिखाते हैं? डायमेंशन निकालने के लिए उसका इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये लेंथ बताता है, यानी मीटर इसका यूनिट हो गया और ये डायमेंशन फार्मूला हो गया ये लेंथ के लिए। इसी तरह अगर कोई दिया है मास तो उसका यूनिट होगा केजी और उसको दिखाएंगे कैपिटल एम से, ये उसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, डायमेंशन नोटेशन हो गया। ठीक। इसी तरह टाइम।
ठीक, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है, एसआई यूनिट। तो इसको दिखाने के लिए टी से इसको डायमेंशन फार्मूला हो गया, डायमेंशन नोटेशन हो गया, ठीक। और इसी तरह मान लीजिए करेंट, ठीक है, करेंट, करंट हमारा क्या है आई, इसको जनरली इसका यूनिट होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, ये साइंटिस्ट का नाम है। और इसको इसको डायमेंशन फार्मूला में यही आई से ही लिखते हैं, बस स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। यानी अगर लेंथ है तो उसका यूनिट होगा मीटर, एसआई यूनिट, और उसको डायमेंशन नोटेशन कैपिटल एल से। उसी तरह अगर मास है तो यूनिट केजी, नोटेशन होगा कैपिटल एम से स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। इसी तरह टाइम होगा अगर तो उसका यूनिट सेकेंड होगा, और टी से, और करेंट टी। फिलहाल इतना 4 क्वांटिटी हमारे लिए। और भी होता है, टेम्परेचर के दिखाने के लिए जनरली थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। और एक और होता है लुमिनस इंटेंसिटी, उसको सीडी से दिखाते हैं, और एक होता है मोल। तो ये फिजिकल क्वांटिटी 7 जो हमारा फंडामेंटल होता है, उसी से हम ये नोटेशन दिखाते हैं, डायमेंशन नोटेशन, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, बस इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब भी लेंथ होगा तो एल से, मास होगा तो एम से, टाइम होगा तो टी से, और करंट होगा तो आई से, बस, ठीक है। क्योंकि हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं तो यहाँ हम बस क्वेश्चन बताते हैं। तो देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ है, कहीं ना कहीं लेंथ है तो ऊपर एल होगा, और टाइम है तो नीचे टी होगा। तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो एल टी को ऊपर ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा, नीचे है। अगर ये नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1। तो एक्चुअली में हमारा जो ये एल टी पे -1 आया है, यही वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हुआ, ठीक है, या डायमेंशन नोटेशन हुआ। तो बस इसको याद रखिए, इसको मिटाते हैं, इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, कितना आया है एल टी पे -1, ठीक है। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें एक्सेलरेशन का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हम ऑलरेडी डायमेंशन फार्मूला निकाल चुके हैं, ठीक, और नीचे भी टाइम, इसको जनरली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखिए नीचे टाइम, अगर टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी पे -2 हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से टी ऊपर है माइनस में, नीचे से जाएगा तो माइनस, यानी ऐड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को भी लिखते हैं ऐसे, कितना आया एल टी पे -2, इसको मिटाते हैं, और एक्सेलरेशन हमारा क्या आया इसका डायमेंशन एल टी पे -2, ठीक, इसको याद रखिए। उसी तरह हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ये एम इंटू एक्सेलरेशन। तो एम क्या है, मास है, मास को भी हम बताएं किससे हो, कैपिटल एम, यानी कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का निकालें एल टी पे -2। एक सेकंड दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिखते हैं, क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास को जनरली कैपिटल एम से नोटेशन है उसका, डायमेंशन नोटेशन, और एक्सेलरेशन का एल टी पे -2। तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरा कंबाइन करके एम एल टी पे -2, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ, एम एल टी पे -2, बस इसको याद रखिए, फोर्स का क्या निकला, एम एल टी पे -2, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखिए फोर्स का हम निकाल दे डायमेंशन फार्मूला, चलिए इतना हो गया। अब हम इसको थोड़ा निकालते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो म्यू है और ये एप्सिलॉन है किस किस फार्मूले में पाया जाता है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, तभी ना उस फार्मूले से हम डायमेंशन निकालेंगे। अगर हम कहें आपसे एरिया जो होता है, अगर इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो एरिया अगर देखा जाए तो अगर रेक्टेंगल के एरिया होता है एल इंटू विड्थ, यानी एल को भी मेजर किया जाता है कैपिटल एल डायमेंशन यानी मीटर में, और विड्थ को भी, उसका भी हमारा नोटेशन होगा ये। तो कहीं ना कहीं अगर एरिया का होगा तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह अगर देखा जाए ये जो परमिबिलिटी है इन एनी मीडियम, इसका किस फार्मूला में या एप्सिलॉन, दोनों का क्वेश्चन ये ऐसे भी हो सकता है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, दोनों का आंसर इनमें इसके लिए दोनों का हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, 4 ऑप्शन है, तभी बता रहे हैं इसको कैसे होगा। तो देखिए, तो हम जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं कि जो ये होता है इसकी वैल्यू होता है, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन में एक आया था, ये टर्म कराया था, इसकी वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर। तो इससे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इस यूनिट से, क्योंकि इसका यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, अपान एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए अभी मैंने बताया न्यूटन, न्यूटन बोले फोर्स क्या होता है, न्यूटन क्या होगा, न्यूटन एक यूनिट है किसका, फोर्स का। तो इसी चीज़ का तो निकालें ये डायमेंशन फॉर्मूला, तो रख सकते हैं न्यूटन की जगह पर रख सकते हैं एम एल टी पे -2, और नीचे एम्पियर, एम्पियर को जनरली आई से दिखाते हैं, तो यहाँ आई स्क्वायर है, तो इसको दिखाएंगे किससे, आई पे 2, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा, सॉल्व थोड़ा करेंगे, आई को हम ऊपर ले जाते हैं, तो होगा एम एल टी पे -2 और आई पे -2, ये किसकी वैल्यू आई, ये आई म्यू नॉट की, ठीक है, म्यू नॉट के आगे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ये मैंने मेथड बता दिया किससे आया है, ठीक है, बस एम एल टी का याद रखें। यानी म्यू नॉट हमारा क्या आया, म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी पे -2 और आई पे -2, इसको याद रखिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते जगह नहीं है। तो हमारा म्यू जो है, म्यू का है म्यू नॉट, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बस हाँ ये डिफरेंट होगा कि वो बोलता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस
और जब म्यू नॉट नहीं रहेगा तो परमिबिलिटी ऑफ एनी स्पेस, ठीक है। बाकी डायमेंशन तो सेम होगा। तो मैंने डायमेंशन निकाल दी इसकी हेल्प से, ठीक है। न्यूटन एम्पीयर होता है, तो न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट होता है। क्या है, एम एल ई पे -2 और आई पे -2, ठीक है। उसी तरह अगर देखा जाए और भी फार्मूला में एग्जिस्ट करता है ये एप्सिलॉन, जैसे और भी फार्मूला में अगर हमें मिलता है तो वहाँ से भी हम एप्सिलॉन सेम डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एप्सिलॉन अब बचा। एप्सिलॉन कहाँ होता है, एप्सिलॉन नॉट हम पढ़े हैं, इसके पहले भी मैंने बताया है। कूलॉम्स लॉ आता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि किसी टू चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस, कूलॉम्स लॉ ही है, उनके बीच का डिस्टेंस और ये उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। और एक कांस्टेंट होता है के, इसी को के क्या होता है हमारा 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, या Q1 Q2 R स्क्वायर। तो एक तरफ से यहाँ से एप्सिलॉन अगर निकाला जाए तो क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। एप्सिलॉन अगर निकाला जाए, यहाँ मैं बताता हूँ, एप्सिलॉन अगर निकाला जाए तो देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू की डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा देखिए Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू आर स्क्वायर, यही ना होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इधर ही है, ये आर इधर ही है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ये जो हमारा होता है चार्ज, चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ई नोन एज करेंट। तो यहाँ से अगर क्यू निकाला जाए, क्यू निकाला जाए क्या होगा, आई इंटू टी, ठीक है, यानी करेंट और टाइम। तो करेंट का जनरली डायमेंशन फार्मूला करंट आई होता है और टाइम का होता है, अभी मैंने बताया टी, यानी इसको लिख सकते हैं आई टी, ठीक है, आई टी। यानी हमारा चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या है, आई टी। तो देख रहे हैं यहाँ चार्ज है, दो चार्ज है, तो यहाँ दो चार्ज है तो आई टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आई टी का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ठीक। अभी इसके पहले मैंने फोर्स का बताया, फोर्स का क्या होता है एम एल टी पे -2, ठीक। और ये आर है, आर कहीं ना कहीं लेंथ है, लेंथ है तो आर स्क्वायर है, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए एम ऊपर जाएगा तो एम पे -1, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक। और देखिए यल ये और ये यल ये, यानी ऐड हो जाएगा यल यल और यल स्क्वायर, एल क्यू, ये ऊपर जाएगा तो एल पे -3, ठीक है, ये -1 है। उसी तरह टी, टी -2 है, ऊपर टी है, यानी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर पहले से पॉजिटिव है, नीचे में निगेटिव, ऊपर जाएगा तो +4, ठीक है ना। तो ये हो गया। और ये आई पहले से ऊपर है, यानी आई स्क्वायर। तो ये हमारा किसका वैल्यू आया अभी, एप्सिलॉन नॉट का। तो इसको नोट करिए, मिटाते हैं जब कम हो। तो कितना है एप्सिलॉन नॉट, उसको लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई एम के पावर -1, एल पे -q और टी पे 4 और आई स्क्वायर, ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो देखिए अब ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मैंने डायमेंशन फार्मूला निकाल दिया। तो इसकी जगह हम इस पर थोड़ा रखते हैं, देखिए ये फार्मूला है, ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर कहें हम म्यू अपॉन एप्सिलॉन और या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना। डायमेंशन सेम आएगी, वैल्यू नहीं, केवल डायमेंशन सेम आएगी। तो डायमेंशन मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, ऊपर देखिए क्या निकाला है, म्यू नॉट निकाला मैंने एम एल टी पे -2, ये वैल्यू, ठीक है, और आई पे -2, ये चीज़ निकाला मैंने, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है। और अपान में म्यू नॉट, सॉरी दोनों जगह एक ही हो गया, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन है। तो इसका डायमेंशन निकाले मैंने, ये दोनों डायमेंशन इक्वल होगा, क्या निकाले हैं, एम पे -1, एल पे -3 और टी पे 4, ठीक है, और आई पे 2। अब इसको सॉल्व करके देखिए, कुछ कुछ कट रहा है या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ एम है, यहाँ एम है, तो यानी एम को ऊपर ले जाए क्या होगा, एम पहले से ऑलरेडी 1 है, यानी एम 2 हो जाएगा, समझ गए, नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह यल यहाँ -3 है, यहाँ यल ऊपर है तो 1 जाएगा, क्या होगा, एम एल पे 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले से निगेटिव साइन है 3 और ऊपर जाके 4, पहले से यहाँ यल है। उसी तरह टाइम टी यहाँ 4 है, यहाँ ऊपर जाएगा तो टी पे -6 हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस है, नीचे 4 है, टी पे 4, ये 4 है, तो 4 है, क्योंकि ये मैंने 4 निकाला है। उसी तरह आई क्या होगा, आई ऊपर -2 है और नीचे से पहले फिर जाएगा माइनस हो जाता है, यानी आई पे -4 हो जाएगा। अब देखिए ये सारी वैल्यू रूट में, हम रूट में जानते हैं, अगर रूट में कहीं लिखा हो 4 तो इसकी पेयर वैल्यू निकल जाती है, 2 × 2 पेयर में निकल जाती है, कितना 2, ये आप लोग जानते हैं मैथ में। उसी तरह यहाँ भी वही चीज़ हुआ, जो भी पेयर में है निकलेगा, यहाँ एम डबल है तो सिंगल एम निकल जाएगा, यहाँ एल 4 है, 4 टाइम्स यानी एल 2 निकल जाएगा, एल पे पावर 2, टी यहाँ -6 है यानी टी पे -3 निकल जाएगा पेयर वाला, यहाँ आई पे 4 है तो यहाँ क्या निकलेगा, आई पे -2। तो एक्चुअली में इसकी सॉल्व की है तो इसका वैल्यू क्या आया, ये आया, इसका ये डायमेंशन। अब क्वेश्चन हमारा ये है
कि जो ये हमारा डायमेंशन आया इसका सॉल्व करने में कह रहा है कि म्यू ऑफ माना फैलन रूट में है द डायमेंशन ऑफ, इसमें से इसके लिए डायमेंशन किसको इक्वल होगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी लेंदी है प्रोसेस, लेकिन आसान है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हमारा क्वेश्चन आधा अधूरा है, अभी देखने में छोटा है लेकिन बहुत लेंदी है। तो इसको मिटाते हैं, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या आया हमारा, इसका ओवरऑल आया है म्यू और एप्सिलॉन का, इसको लिखते हैं कितना आया है एम एल स्क्वायर टी पे -3 आई पे -2। ठीक है ना, ऐसे नहीं। मैं सारा क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। अब हम देखेंगे इस जो भी टर्म दिया है इनका डायमेंशन क्या इसके इक्वल आ रहा है, जो इसके इक्वल आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले दिया है एन इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस होता क्या है, ये इसको जनरली ये एल से दिखाते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स, ये 5 5 क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और 5 क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू डॉट प्रोडक्ट एरिया। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब अगर कोई प्लेन सीट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उससे कितनी लाइन पास कर रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है। ठीक है, तो देख रहे हैं 5 होता है बी इंटू ए। ठीक है, और बी क्या होता है, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी इसका बहुत लेंदी प्रोसेस है। अगर हम कहें कि ये क्या इसकी डायमेंशन होगा, अगर इसका हम डायमेंशन निकाल दें, देखें कितना आ रहा है, क्या अगर इतना आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, या तो बाकी सब चेक करेंगे। तो ये इंडक्टेंस ये है एल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 5। अब 5 हमारा क्या है, बी इंटू ए, ये हमारा एरिया है। ठीक है, प्लेन सीट जो भी एरिया होगा, तो एन 5 की जगह लिख सकते हैं बी डॉट ए। बी क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया। ठीक है, तो यहाँ एन को कंसीडर ना कर रहे हैं क्योंकि हम डायमेंशन फार्मूला निकाले। अब बी हमारा कैसे निकलेगा, बी बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम जानते हैं एक लॉरेंज फोर्स पढ़ते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रही है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको लॉरेंज फोर्स कैसा कितना होता है, ये होता है चार्ज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी से, स्मॉल वी से, ये उसका फार्मूला होता है, इसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं हम यहाँ से अगर बी निकालें तो क्या होगा, बी निकालें तो क्या होगा एफ अपॉन क्यू वी। बी हमारा वेलोसिटी है, चार्ज है, क्यू हमारा चार्ज है, तो निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एफ अपॉन क्यू वी। ठीक है, बी वेलोसिटी, तो एफ का ऑलरेडी हम जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी पे -2। ठीक, इसको मिटाते हैं, नोट करते रहिएगा। और चार्ज, चार्ज का मैंने अभी बताया है क्या होता है, आई टी होता है। कैसे, करंट के डिफिनेशन से, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो यहाँ से चार्ज अगर निकाला जाए, यहाँ बताते हैं, यही हमारा करंट होता है। ठीक है ना, करंट का डेफिनेशन है। तो क्यू यहाँ से निकाला जाए क्या होगा, आई इंटू टी। आई का डायमेंशन आई होता है, ठीक है, और टाइम का सेकेंड यानी टी, तो क्या होता है आई टी होता है, अभी इससे पहले मैंने बताया है। तो चार्ज का डायमेंशन आई टी, उसी तरह यहाँ आई टी हो गया। और वेलोसिटी का भी मैंने बताया, वेलोसिटी का क्या होता है, इससे पहले जस्ट एल टी पे -1। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बी का डायमेंशन निकलेगा। तो बी का डायमेंशन कैसे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ एम है तो यहाँ एम है, एल यहाँ भी है और एल यहाँ भी है, तो एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक, और टी पे -2 है, पहले से माइनस नीचे होने, ऊपर जाएगा तो टी पे -3 हो जाएगा, और आई ऊपर जाएगा तो आई पे -1 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, अपोजिट से नहीं, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी बचा जो ऊपर वही बचेगा, तो यानी I2 हो जाएगा। तो हमारा बी का निकल गया डायमेंशन क्या, एम एल टी पे -2 और आई पे -1। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन निकला इसका मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमको निकालना क्या, इंडक्टेंस का निकालना है, हमको एल का निकालना है। तो हम इसका निकाल दिए, कितना होता है 5, बी का निकाल दिए। ठीक है ना, तो ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है, इसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका हमने डायमेंशन निकाल दिया, यानी इसी डायमेंशन की इक्वल होगा। कितना निकाले हैं, यह है एम, नहीं अभी ठीक है, अभी मैंने केवल बी का निकाला, तो यानी हमारा क्या होता है फाई अपान, फार्मूले में इंडक्टेंस इक्वल टू होता है एन फाई अपान करंट आई होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्चुअली हमारा ये राइट फार्मूला हुआ। क्या लिख देते हैं इसको, इंडक्टेंस होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन फाई और ये करंट, ये हमारा इंडक्टेंस होता है। और जो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसके इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो देखिए मैंने इसका बी का भी केवल निकाला, तो बी का मैंने डायमेंशन निकाला, और एन नंबर ऑफ टर्न्स इसको लिख भी नहीं सकते क्योंकि डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, वायर कर सकते हैं, टर्न्स कितने वायर हैं। तो मैंने इसका निकाला ये, और ये आई। अब देखिए ये कितना हुआ, ऊपर हुआ इसकी वैल्यू होती है बी डॉट ए,
और ये आई। तो बी की वैल्यू अभी मैंने निकाला है, ठीक है। बी का हम देखें, अगर इसको मिटाते हैं, इस बोर्ड मेरा छोटा है इसीलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो अगर इसको हम लिखें, देखिए अगर इंडक्टेंस का निकालें तो क्या होगा, ये चीज़, यानी इस बी की वैल्यू रखें ये एम एल टी पे -2 और आई पे -1, टी पे -2 और आई पे -1, और एरिया का हम जानते हैं एल टी पे स्क्वायर होता है, यही होता है ना, ठीक है। एरिया का स्क्वायर होता है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, चमक रहा है, देखिए वहाँ चमक रहा था, यहाँ बता रहे हैं। हमारा अगर इंडक्टेंस का अगर निकाला जाए तो अभी हम निकाले हैं, ऊपर होगा बी का डायमेंशन ये निकालें कितना, एम टी पे -2 आई पे -1, और एरिया का हम जानते हैं होता कितना है, एल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और ये करंट का क्या होता है, केवल आई होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एम, एक देखिए एल स्क्वायर, और ये टी ऊपर -टी है, -टी, और आई ऊपर जाएगा तो आई पे ये हमारा कितना आया, इंडक्टेंस का आया डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पे -2 आई पे -2, ये डायमेंशन फार्मूला आया। हमारा आंसर कितना लाना है, हमको इसी से मैच कराना है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो देख रहे हैं एम तो मैच कर रहा है, एल स्क्वायर भी मैच कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि इस पर टाइम क्यू है यहाँ आई, तो ये कहीं ना कहीं ये आंसर हमारा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा सेकंड वाला। तो सेकंड क्या बोला है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, ये होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है, ऊपर चार्ज और नीचे वोल्टेज। तो मिटाते हैं इसको, अब नोट कर लीजिएगा जगह कम है। अब वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं वोल्टेज हमारा होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क कैसे होता है, वर्क हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का हम ऑलरेडी निकाल दें, एम एल टी पे -2 होता है, और ये डी है यानी डिस्टेंस है, तो इसका क्या होगा, एल हो जाएगा सिंपली, और नीचे चार्ज है तो आई टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, एम एल स्क्वायर टी पे -3 और आई पे -1, ये हमारा वोल्टेज का निकल गया। तो कैपेसिटर का डायमेंशन निकालते हैं, मैंने वोल्टेज का निकाल दिया, कैसे निकालते हैं देख सकते हैं, ऊपर वर्क रहेगा, तो वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये नीचे चार्ज। तो मैंने फोर्स का लिखा एल का, और ये सॉल्व की, इतना आया वोल्टेज का, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है। तो यहाँ सॉल्व कर दे, हम जानते हैं चार्ज का हमारा डायमेंशन क्या होता है, आई टी होता है, वही मैंने बताया, और वोल्टेज का ये रहा क्या, एम एल स्क्वायर टी पे -3 आई पे पावर -1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस का आएगा, क्या आएगा, नीचे लिखते हैं, कैपेसिटेंस का आएगा, एम ऊपर चला जाएगा, एम पे पावर -1 एल स्क्वायर, और ये टी यहाँ -3 ऊपर जाएगा तो टी पे 4, ठीक है ना, और ये आई, और आई ऊपर पहले से यानी I2। तो देखिए सी का हमारा क्या निकला, ये कैपेसिटेंस का हमारा डायमेंशन निकला, एम पे -1, हमारा लाना क्या, हमको लाना है, हम इसी से सबको मैच करेंगे, क्योंकि इसका हम पहले से सॉल्यूशन निकाल दिए हैं, ये आया। तो देख रहे हैं एम पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ एम निगेटिव, ये भी आंसर नहीं होगा। तो डायमेंशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ आप लोग कभी डायमेंशन भूलेगा नहीं, कैसे निकाल सकते हैं। तो हम चेक करेंगे थर्ड नंबर ऑप्शन सी, एन इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस होता क्या, सबसे पहले इम्पीडेंस जानेंगे, इम्पीडेंस होता क्या, तभी तो हम डायमेंशन उसी चीज़ से निकाल सकते हैं जब तक हमको फार्मूला नहीं मालूम है, या किसी टर्म का अगर डायमेंशन निकालना है तो उस टर्म किस फार्मूले में इन्वॉल्व है तभी निकालें। इम्पीडेंस को जनरली हम जेड से दिखाते हैं, ठीक है, और जेड जो होता है, जेड जो हमारा होता है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते भी हैं। तो हम ओम्स लॉ क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, इक्वल टू आई आर। तो ये अगर इसके इसी की इक्वल होता है, तो यहाँ यार जेड कहें यार, इसका डायमेंशन निकाले क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो मैंने अभी वोल्टेज का निकाला है, क्या निकाला था, मैंने मिटा दिया, लिखना चाहिए था उसको, चलिए निकाल देते हैं। वोल्टेज का क्या निकाला था, यहाँ वोल्टेज होता है W अपॉन क्यू, W क्या होता है, F इंटू डी, और Q ऐसे ही मेथड से निकालते हैं। देखिए हम जानते हैं फोर्स का एम एल टी पे -2, और ये D है तो कहीं ना कहीं लेंथ है, और Q का होता है आई टी, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा वोल्टेज का, एम एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और टी पे -Q और आई पे -1, मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है ना, यही आया है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसी बोर्ड पे आपके सामने लाइव मतलब ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ टर्म का मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया उसकी हेल्प से। ये हमारा वोल्टेज का है, तो हम जानते हैं वोल्टेज का रख दें, ऊपर क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पे -3 और आई पे -1, ये आया। और हम करंट का जानते हैं, इसी फार्मूले में रख देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, इम्पीडेंस के, ठीक है। तो आई क्या होता है, आई सिंपली आई। तो इसको कैसे करेंगे, हमारा आर या इम्पीडेंस का निकलेगा डायमेंशन क्या,
ये फार्मूला ना, ये सब डायमेंशन नोटेशन है, फार्मूला भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर, आई यहाँ नीचे ऊपर जाएगा तो आई माइनस टू हो जाएगा, टी पे माइनस थ्री और आई पे माइनस टू। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, क्या आया है, एम एल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एम एल स्क्वायर ऐसे मैच करिए, एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, टी पे माइनस टू, आई पे स्क्वायर माइनस, देखिए मैच भी कर गया। तो इतना लंबा ये चूहा जैसा ये क्वेश्चन, इसका इतना बड़ा आंसर आया, माने इतना अगर ये सब प्रोसेस चेक करते हैं तब इम्पीडेंस के फार्मूले से जिसका डायमेंशन ये होगा इसके इक्वल अंडर रूट म्यू अपन एप्सिलॉन के जब रूट को सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी यही इसका हमारा आंसर आया। अब आगे ज़रूरत नहीं चेक करने की, ठीक है, क्योंकि हमको यही चेक करना था कि डायमेंशन ऑफ किसकी इक्वल है। तो इतना प्रोसेस था। चाहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूँ, कमेंट में आंसर बताइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए एफ अपन क्यू, ठीक है ना। अब क्यू क्या होता है, चार्ज, एफ क्या है, फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर ये निकाल देंगे, देखेंगे उसकी वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आंसर हमारा यही है। तो यही हमारा आंसर है, इसका कमेंट में हमको बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। डायमेंशन निकालने का मेथड भी सीखे आप लोग, और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों कंबाइंड रूप से इसमें न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व हो जाता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।